आज जो आपके सामने चैप्टर है वो है वेक्टर। वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप 3D को भी नहीं समझ पाओगे। तो 3D भी समझने के लिए वेक्टर जरूरी है। ऐसे भी वेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो पहले आप वेक्टर के बारे में अच्छे तरीके से समझ लो, फिर उसके बाद चलेंगे अपन 3D। तो वेक्टर के काफी कंसेप्ट हैं। 3D अच्छे तरीके से जानने के लिए आप 3D तभी आप अच्छे तरीके से जान सकते हो जब आपका वेक्टर अच्छा होगा, वेक्टर मजबूत होगा। तो देखते हैं वेक्टर है क्या चीज। तो क्लियर है, जानते हो आप कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो आप फोर्स एक्सर्ट करते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अगर शो होता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ये आप जानते हो अच्छे तरीके से। अब देखो यहां पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया समझाने के लिए आपको। मैंने एक डायरेक्शन लिया है ए बी डायरेक्शन है। देखो यहां पर एरो मार्क ये इंडिकेट कर रहा है कि ए से बी की ओर, लेंथ का डायरेक्शन ए से बी की ओर जा रहा है ये। ओके, अब इसके बीच में अब ए बी के बीच का डिस्टेंस, कितना है? 10 किलोमीटर है। अब यहां पर देखो कंफ्यूजन क्या है कि सर ये जो आपने ये लगाया है, ये देखो क्या ये डायरेक्शन क्या खत्म हो गया क्या? नहीं, ये खत्म, सॉरी इधर से इस साइड की ओर जा रहा है ये। तो क्या ये यहीं पे ये डायरेक्शन भी है? तो अरे डायरेक्शन का क्या है, डायरेक्शन तो इनफाइनाइटली होता है, डायरेक्शन का कोई अंत नहीं होता, डायरेक्शन तो चलता ही रहता है। लेकिन उसके डायरेक्शन में आप का जो मैग्नीट्यूड है वो एंड हो जाता है। देखो यहां पर ये चीज समझना काफी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं ये कहता हूं ए बी वेक्टर, तो बच्चे यहां पर क्या समझते हैं? ए बी का मतलब क्या? ए बी का मतलब वो समझ लेते हैं कि ए से बी तक का जो डायरेक्शन है, ए से बी तक का जो डायरेक्शन है, बस ये चीज। डायरेक्शन तो इनफाइनाइट है, डायरेक्शन तो चलता ही रहेगा। हाँ, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो बाउंड हो जाता है, ए से बी तक का मैग्नीट्यूड होता है। यहां पर देखो हमने जो एरो मार्क दिया है यहां पे, देखो ये डायरेक्शन बढ़ता जा रहा है, फिर भी ये ए बी वेक्टर है। चाहे इसको और बढ़ा दो फिर भी ये ए बी वेक्टर ही होगा, क्योंकि हमने यहां पर ए बी वेक्टर हमने लिख दिया यहां पर ये 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर है, इसके बीच का डिस्टेंस है। तो इसमें दो चीजें आप क्लियर देख रहे हो, एक तो इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हो 10 किलोमीटर, और इसका फिर डायरेक्शन आप देख रहे हो, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? तो ए से बी की ओर ये ऑपरेट हो रहा है। क्लियर है कंसेप्ट? वेक्टर क्या चीज है? जिसमें वेक्टर और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, वो वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट एक टॉपिक है जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर, देखो बेटा ये पोजीशन वेक्टर क्या है? अब पोजीशन, अब किसी भी चीज के पोजीशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? अगर मैं आपको ये कह दूं कि कोई भी प्लेस ए पॉइंट ये ले लिया, इसकी पोजीशन बताओ, पॉसिबल है बताना? इट इज नॉट पॉसिबल जब तक कि कोई एक रेफरेंस आपको ना दिया जाए। आप कैसे बताओगे क्या पोजीशन है इसका, इस ए का? कहीं भी अगर मैं यहां पर ए लिख दूं, इसका पोजीशन बताओगे? कैसे बताओगे? पॉसिबल नहीं है ना। तो एक रेफरेंस की जरूरत होती है। वो रेफरेंस क्या है? ओरिजिन। वो रेफरेंस ओरिजिन होता है। ये रेफरेंस, सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ओरिजिन से इसका ये जो डायरेक्शन है इसी को बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। 0 0 0। तो यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट हो गया ओ से इसका डायरेक्शन, इसी को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, राइट? तो ओ ए इज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को पी से शॉर्ट में लिख सकते हैं, पीवी ऑफ पॉइंट ए। अब देखो यहां पर इस ए पॉइंट को अगर मैं यहां पर ये लिख दूं ए बी सी, तो अभी फिलहाल यहां पर ये ए बी सी जो लिखा हुआ है, ये वेक्टर के नोटेशन में अगर लिखना चाहो इसको, तो ओ ए इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बन जाएगा। एक्चुअली यहां पर देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहीं पर मैं जेड एक्सिस ले लेता हूं।
ये जेड एक्सिस यहीं पे ले लेता हूं, ये जेड एक्सिस ले लिया, ये पॉइंट से इसका डायरेक्शन डिस्टेंस बता दो, यहां से इसका डिस्टेंस बता दो, इसमें परपेंडिकुलर इसका डालो। ये डिस्टेंस सी है, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, इसलिए ये पॉइंट क्या है, ए बी सी होता है। ठीक है, और इसको कंपोनेंट्स की बात करें अगर, ये जो आई जे के आप देख रहे हो सर, ये कुछ नया चीज लग रहा है, तो आई जे के एक्स के लिए आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, ये इसके बारे में भी अब समझेंगे। आई कैप एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे और जेड के लिए के रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई जे के ये एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए रिस्पेक्टिवली वेक्टर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं यहां पे पीवी ऑफ टू गिवन पॉइंट्स। अब कोई दो पॉइंट्स दे रखा है, उस दोनों पॉइंट्स का आपको पीवी निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। देखो एक्चुअली यहां पर ये ट्रायंगल लॉ से रिलेटेड है, लेकिन ट्रायंगल लॉ अपन डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी आप इतना समझो कि ये ओ से जो इसका डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन है, और फिर ओ भी इसका ये डायरेक्शन है। तो यहां पर ओ ए डायरेक्शन हो गया ये, और ये इसका ओ बी डायरेक्शन हो गया। यानी कि ए बी जो पहले पॉइंट वेक्टर था, अब ए बी अगर फ्रीली अगर मैं ऐसे लिखूं ए और बी को, तो दीज आर पॉइंट वेक्टर्स, सिर्फ पॉइंट वेक्टर से ही। लेकिन अगर आप इसको ओ ए लिखते हो तो ओ बी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, राइट। अब आपको अगर ए बी निकालना हो, तो ए बी आप निकालोगे बी यानी कि ओ बी माइनस ओ ए। तो जब भी आपको किसी भी दो पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, उसका पीवी होगा। ठीक है, अब देखो कुछ टाइप्स के बारे में जानते हैं। वेक्टर्स के कुछ टाइप्स हैं, उस टाइप्स को डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नल वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। नल वेक्टर्स क्या होता है? नल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिसका यहां पर आप मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हो तो मैग्नीट्यूड 0 होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। तो a vector having magnitude 0 is called null vector, denoted by 0 वेक्टर। देखो अगर इसको डिनोट करना हो तो 0 वेक्टर कुछ इस तरीके से लगा देना, 0 वेक्टर। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड शो हो रहा है कि इसका जो कुछ मैग्नीट्यूड नहीं है, बट इसका डायरेक्शन है, इसके कारण यह एक वेक्टर माना जाता है, राइट। नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड। ध्यान देना यहां पे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जब भी आप फाइंड करते हो, इसमें हमने एक पॉइंट यहां पर लिया ए बी सी, जो एक पॉइंट वेक्टर है ए बी सी। अब यहां पर ये ए बी सी क्या इंडिकेट करता है? तो ए बी सी ये एक्स कंपोनेंट्स के आई को इंडिकेट करेगा, जो ए है, एक्स के लॉन्ग ए है, ए डिस्टेंस पे है, और फिर वाई के लॉन्ग ये जे, वेक्टर कंपोनेंट वाई के लॉन्ग होता है जे, और जेड के लॉन्ग के होता है, आप जानते हो। अब तीनों पे इसका क्या दे रखा है? ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है, और ये जेड की वैल्यू होती है। तो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है? ए, तो ये ए के साथ है, देखते हैं ना, और ये बी के साथ, और ये सी के साथ। फाइनली अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, राइट। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो सिंपल है, जब इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे ओ ए होल मैग्नीट्यूड, तो ओ ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो आपका वेक्टर कंपोनेंट्स हैं
उन वेक्टर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का रूट, वेक्टर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का रूट, यही कहलाता है आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब आप फाइंड करोगे आप, तो वो इस कुछ इस तरीके से आप फाइंड करोगे, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। नल हो गया, सॉरी। अब यूनिट वेक्टर देखते हैं। यूनिट वेक्टर बेटा, यूनिट वेक्टर क्या है? जब भी यूनिट वेक्टर की बात की जाए तो इसका मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर having magnitude 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सपोज हमने ए कैप कर दिया, तो फॉर वेक्टर, देखो कोई ए वेक्टर है, अगर मुझे उसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए कैप लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ए हमने वेक्टर ले लिया और उसका अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए कैप लिखेंगे, और जो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, दैट इक्वल्स टू ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इससे जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर का बनेगा, राइट। अब यहां पे एक चीज मैंने बताया था आपको, आईजे के बारे में आपको मैं यूनिट वेक्टर जब समझाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो देखो यहां पे आईजे के हमने कहा यूनिट वेक्टर है। कैसे यूनिट वेक्टर? तो जरा सुनो, अगर मैं एक्स कंपोनेंट्स की बात करूं, एक्स एक्सिस की बात करूं, तो एक्स पे किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो आप। अगर मैं इसको ए मान लू यहां से, तो ए, बाकी क्या होगा? 0 0, है ना, राइट। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, देखो यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे a 0 0 है, तो अगर ये वेक्टर है तब तो इसका मैग्नीट्यूड a आ जाएगा, अंडर ए स्क्वायर मतलब a आ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट की बात करें, अगर इस पॉइंट की बात करें, आई वेक्टर की बात करें, तो आई वेक्टर का ना तो x के साथ कोई डिस्टेंस है, ना तो y के साथ कोई डिस्टेंस है, ना तो z के साथ कोई डिस्टेंस है। इस i का, ये x एक्सिस ये है पूरा, तो इस पे i बना हुआ है, तो इसका मान लो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, उसका x, y और z की बात करें अगर, तो ना तो x से उसका कोई डिस्टेंस बनेगा, ना तो y से, क्योंकि x एक्सिस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह है, एक डायरेक्शन है सिर्फ i। तो i यहां भी, j यहां और k यहां, तीनों की वैल्यू यहां पर, तीनों एक यूनिट वेक्टर कहलाता है, और यूनिट वेक्टर में तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब कि अगर i कैप, जो i वेक्टर आप देखते हो, i कैप, j कैप, इसका मैग्नीट्यूड, j कैप, ये भी इसका मैग्नीट्यूड, और k कैप, ये भी इसका मैग्नीट्यूड, ये सब 1 के बराबर ही है। नोट डाउन। अब कुछ एग्जाम्पल से और भी अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे यहां पे यूनिट वेक्टर्स क्या होता है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, a वेक्टर इक्वल्स टू, सपोज हमने यहां पर रख दिया 1/√2 ऑफ i प्लस 1/√2 ऑफ j, या फिर 1/b वेक्टर मैं दूसरा लेता हूं, b वेक्टर इक्वल्स टू 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3 ऑफ k। इस तरह का हमने एक रेंडमली कोई भी एग्जांपल लिया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो है क्या चीज। तो अगर आप इसको मैग्नीट्यूड निकालो इसका, तो क्या रिजल्ट आएगा? इसका मैग्नीट्यूड देखो क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा, चेक कर लो। इसका स्क्वायर करोगे 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 1 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। उस तरह से यहां भी सेम रिजल्ट है। b का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो रिजल्ट किसके बराबर है? b का मैग्नीट्यूड निकालो 1/3 1/3 1/3 3/3 1 कट करके रिजल्ट आएगा। तो सेम यही सिचुएशन i j k के साथ ही भी है। ये सेम सिचुएशन i j k के साथ भी है, जो आप देख रहे हो। जैसे i है, ये j है और ये k है। तो अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर कहता हूं,
इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो किसी भी वेक्टर के लिए आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो जो ये वेक्टर है वो वेक्टर एज इट इज, जो ये वेक्टर है वो वेक्टर एज इट इज, सपोज यहां से यहां तक जो वेक्टर आया है वो क्या है? ए है। हमने मान लिया इसे ए है यहां पे, और उसका जो पॉइंट बना है वो पॉइंट, सपोज हमने ए वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर ले लिया यहां से यहां तक, ये यूनिट वेक्टर नहीं है फिलहाल। अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं A0 0, तो यह एक यूनिट वेक्टर नहीं है। लेकिन जब आप इसको ए वेक्टर से इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो अब ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि यहां पर ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये जो रिजल्ट बनेगा ये रिजल्ट क्या आएगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसका निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालोगे, ए वेक्टर कोई भी है, मान लो ए हमने लिख दिया, ए आई प्लस जो भी है, और यहां पे आप देखो इसका क्या आएगा रिजल्ट? यहां पे रिजल्ट आएगा ए से। तो आप खुद सोचो, मैं इसको इससे काट दूं तो रिजल्ट क्या बना? आई बना। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा रिजल्ट क्या आएगा? राइट ऑन इट। तो ये हमने ए पॉइंट लेकर के अब सॉल्व किया। अब सिर्फ आई का नंबर है, सिर्फ जे का नंबर है और सिर्फ के का नंबर है। तो आप सिंपल सी बात है, आई जे के के बारे में अगर आप सोचते हो तो सिर्फ इस लाइन के बारे में, आई का मतलब एक यूनिट प्लेस, कोई एक यूनिट वैल्यू। अगर आप जैसे मान लो 1 2 3 1 2 3 करते हो तो यहां पर जैसे 1 2 3 करोगे तो यहां पर 1 आई, यहां पे 2 आई, यहां पर 3 आई होगा। अपन यहां पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी 1 आई, और 1 आई ये क्या है? कंपोनेंट्स है, जो x की तरफ कितना अमाउंट बढ़ रहा है, y की ओर कितना अमाउंट बढ़ रहा है, z की ओर कितना अमाउंट बढ़ रहा है, कितना यूनिट बढ़ रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है i। तो i का मतलब यहां पर क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से हो गया ना, यहां से यहां तक। सिर्फ j कहें अगर तो j का पॉइंट यहां से यहां तक मान लो 1 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट मान लो, यहां पे मैं मान लेता हूं इसको, यहां पे ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, यहां से यहां तक, फिर ये दूसरा यूनिट हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक ये दूसरा यूनिट हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट की बात करें तो सिर्फ आई होगा। ठीक है, और इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड होता क्या है? जितने भी कंपोनेंट्स है आई जे के, उसका स्क्वायर का रूट। तो इसका स्क्वायर का रूट करोगे तो 1 का स्क्वायर ही होगा ना, और कुछ तो होगा नहीं, 1 का स्क्वायर क्या रिजल्ट आएगा? सिमिलरली यहां पर जे है, जे का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं, यहां पर 1 है, यहां पर देखो आई का मतलब यहां पर हो गया 1 आई, जे का मतलब 1 जे, तो क्या होगा? जे का कंपोनेंट भी क्या है यहां पर? 1 है, तो 1, और के का कंपोनेंट भी क्या है यहां पर? 1 के, तो ये भी क्या है रिजल्ट यहां पर? 1 के, ये भी क्या है रिजल्ट? 1। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 1 1। ठीक है, इसलिए आई जे के को यहां यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और यह एक मेजरमेंट करने का, वेक्टर में जो मेजरमेंट करने का एक तरह से आप कह सकते हो एक यूनिट है ये। बिना इसके आप किसी भी पॉइंट को डिनोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आई रिप्रेजेंट कर देता है कि एक्स पे कितने पॉइंट्स बढ़ा है भाई, तो 3 पॉइंट्स बढ़ा है, इसका मतलब आई वहां पर 3 टाइम्स है। आई मतलब कि 3 यूनिट्स बढ़ गया, 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो यहां पर आकर के अब वो 3 पॉइंट्स होगा। फिर जे की तरफ 3, इस तरह से आई जे के को यहां पर हम यूनिट वेक्टर के नाम से ही जानते हैं। काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आई जे के ये यूनिट वेक्टर है कैसे, कहते हैं किसको यूनिट वेक्टर? ये तो जानते हो आप यूनिट वेक्टर का, जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो यूनिट वेक्टर होता है। ये रीजन है आई जे के का यूनिट वेक्टर होने का एक्चुअल रीजन। नेक्स्ट लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। किसी भी 2 वेक्टर्स को आप इक्वल कब कहोगे? तो देखो यहां पे कोई भी 2 वेक्टर्स इक्वल अगर होंगे तो उसके मैग्नीट्यूड और उसके जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां पर देखो, अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के बराबर लिख दूं, यहां ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, कैलकुलेशन में आपको काम देगा ये। x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, या फिर इसको x y
जेड, ये लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अगर कोई दो वेक्टर इक्वल है तो हमने बताया कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसका डायरेक्शन इक्वल होता है, तो फाइनली जो एक्स कंपोनेंट होगा आई कंपोनेंट इधर से और आई कंपोनेंट इधर से, इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगे एक्स ए के बराबर होगा, वाई बी और जेड सी के बराबर, एक्स ए के बराबर, वाई बी के बराबर और जेड सी के बराबर आना है। राइट, समझ में आ रहा है? तो इक्वल वेक्टर्स में ये होगा। नेक्स्ट थिंग, कोइनिशियल वेक्टर्स। देखो कोइनिशियल नाम ही इसका, कोइनिशियल, क्योंकि एक साथ जो इनिशियल पॉइंट है इसका कई वेक्टर्स का सेम है, लाइक दैट। ये देखो P6 O, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, दिस इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर्स, इसको बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स। राइट, नेक्स्ट है टर्मिनस वेक्टर्स। अब ये टर्मिनस वेक्टर्स क्या है? टर्मिनस वेक्टर का मतलब एक ही पॉइंट पर बहुत सारे वेक्टर्स आकर के मिल जाते हैं, उसको टर्मिनस वेक्टर्स बोलते हैं, लाइक दैट। ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया, ये इस पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन टर्मिनस वेक्टर। राइट, अब कोई भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो सपोज ए बी कोई वेक्टर है, ठीक है, और इसका नेगेटिव वेक्टर अगर लिखना हो तो आप माइनस ऑफ बी ए वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि जो बी ए वेक्टर होगा जस्ट इसका रिवर्स होगा, वो नेगेटिव होगा। तो ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, तो जो ए बी वेक्टर होगा वो बी ए वेक्टर क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। देखो ये जो है ना, ये कोलिनियर वेक्टर्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला, वेक्टर से लेकर 3D तक सबसे ज्यादा यूजफुल है ये वेक्टर्स। एग्जाम में भी क्वेश्चन इसके आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी है। देखो कोलिनियर वेक्टर्स, नाम से ही पता चलता है कोलिनियर वेक्टर्स। अगर कोई भी दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स मान के चलो आप कोलिनियर है, तो इससे पता कैसे चलेगा आपको? कोई भी दो वेक्टर, कोई भी तीन वेक्टर अगर आपस में कोलिनियर है, इसका पता कैसे चलेगा? अगर दो वेक्टर है, मान लो ए और बी कोई दो वेक्टर है, तो आपको सिंपल ये करना है, ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर दिखा देना है। अगर ए वेक्टर, दो वेक्टर दिया हो तो ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी है, तो ये आपस में कोलिनियर भी होंगे। पैरेलल का भी यही कंडीशन है, here A and B are parallel also। अब सिंपल सी बात है यार, जो कोलिनियर है वो पैरेलल क्यों नहीं होगा? जो कोलिनियर है वो तो पैरेलल होना ही होना है उसको, ठीक है। अब देखो, अगर मैं 3 पॉइंट की बात करूं A B C, अब इसको बताना है कि कोलिनियर है, तो इसके लिए क्या करना है आपको? AC वेक्टर फाइंड कर लेना है और फिर BC AC हो गया, फिर आप AB निकाल लो, कोई भी निकाल सकते हो, ए बी बी सी आपकी मर्जी, कोई भी निकाल लो। ए सी निकाल लिया, फिर ए बी निकाल लिया। अब ये दोनों फाइंड करने के बाद ए सी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अगर ए बी वेक्टर है, तो ये क्या कहलाएगा? कोलिनियर कहलाएगा। फिर से मैं समझा रहा हूं कोलिनियर क्या चीज है। देखो ए बी सी अगर 3 पॉइंट्स हैं, तो उसको आप ए सी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी हो या बी सी हो, जो भी हो, ए बी बी सी वो अगर लैम्डा टाइम्स है उसके, लैम्डा का मतलब यहां पर क्या समझे आप? लैम्डा का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। लैम्डा इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट वैल्यू, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, -1, -2, √2, √5, एनीथिंग, 1/2 फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, एनी रियल वैल्यू, वो कहलाता है यहां पर लैम्डा की वैल्यू। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं और डायरेक्शन रेशियो किसे कहते हैं? यहां देखते हैं, कोई भी वेक्टर, सपोज यहां पर हमने ये ए वेक्टर मान लिया,
और ये O इसका ओरिजिन है, तो OA इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है कंफर्म। ये A B C ये पॉइंट्स है। तो OA के बारे में नो डाउट आप जान चुके हो। OA क्या है, AI प्लस B टाइम्स ऑफ J प्लस C टाइम्स ऑफ K, यानी कि Z की तरफ ये C जा रहा है, Y की तरफ ये B जा रहा है और Z X की तरफ ये A जा रहा है। ठीक है, तो I J K यहां पर कहीं भी मान लो I J और K, ये इसका यूनिट वेक्टर्स है जो ये मेजरमेंट करता है कि यहां से यहां तक अगर 1 है फिर अगला क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, कोई भी एक यूनिट को मान लो। ये हो गया I, ये हो गया 2I, सॉरी ये हो गया I, ये हो गया 2I, ये हो गया 3I। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली है पहले। अब देखो यहां पे इस तरीके से ABC हो गया। अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए आपको, तो सबसे पहले आप ये देखो X के साथ, Y के साथ और Z के साथ ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। तो X के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, X के साथ वो अल्फा एंगल बना रहा है, Y के साथ बीटा, तो ऐसे लिखते हैं इसको हटा के। X के साथ ये अल्फा एंगल बना रहे हैं, Y के साथ ये बीटा एंगल बना रहे हैं और Z के साथ ये गामा एंगल बना रहे हैं। आपने करना क्या है, इसके साथ सिर्फ कोस लगा देना है, कोस कोस कोस। तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इसी को L M और N से भी इंडिकेट करते हैं। यही डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। और इसका एक प्रॉपर्टी भी है, डायरेक्शन कोसाइन पहले निकालते कैसे हैं ये पहले समझ लेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को भी आपको समझाता हूं। तो देखो जब डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो सबसे पहले मैं यहां से परपेंडिकुलर डालना चाहूंगा एक के लिए। पहले देखो, तो यहां से सपोज हमने A से M परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इस A ट्रायंगल AOM की बात कर लें तो यहां से cos अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो cos अल्फा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस यहां से यहां तक क्या है, A है, तो A बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, यानी कि ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड हमने बताया था अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये इसका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, सिर्फ A का, सिर्फ A का। अब B का बाकी है। इस तरह से अगर आप, ये L हो गया, और इस तरह से M निकालना चाहो यानी कि cos बीटा निकालना चाहो तो cos बीटा हो जाएगा B डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जिसको M के नाम से जानते हैं। और अगर मैं cos गामा निकालना चाहूं तो cos गामा हो जाएगा C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जिसको N से इंडिकेट करते हैं। इस तरीके से L, M और N ये 3 डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको पहले लिख लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, यानी कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का यदि आप सम कर दो तो वो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 1 के बराबर होगा। अब ये चीज आप खुद भी समझ सकते हो, वर्बली मैं बता दूं आपको। A बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर L होता है। स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस तरह से M स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस तरह से N स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ A प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो सिर्फ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बचेगा। तो अगर मैं इस तीनों को ऐड करूं तो नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया, ऊपर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर, दोनों कट करके रिजल्ट आएगा 1। तो ये रिजल्ट आपका हो गया। अब देखो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि L बाई A इक्वल्स टू M बाई B इक्वल्स टू N बाई C। यहां पर ABC देखो, वो A वेक्टर अगर AI प्लस BJ प्लस CK तो A को अपन क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो ABC है। और डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा A बाई अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ A स्क्वायर B बाई अंडर रूट ऑफ
समेशन ऑफ बी स्क्वायर सी बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ सी स्क्वायर। आप समझ चुके होंगे समेशन ऑफ ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी था इसलिए हमने बी स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी था इसलिए हमने यहां पर सी लिख दिया। अब यहां देखना, ये क्या है, एल है, ये एम और ये एन। अगर मैं एल बाई ए निकालूं तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम यही कहानी इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो तीनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, राइट। देखते हैं यहां पे नेक्स्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में यहां पर आपने देखा होगा किसी दो का सम तीसरे के बराबर होता है। एक्चुअली है क्या चीज भाई, तो देखो यहां पे ए बी सी हमने एक, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में किसी एक डायरेक्शन को कंटिन्यू फॉलो करना है आपको। मैंने यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज हमने यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो किया और सभी डायरेक्शन में, सभी साइड्स के अंदर एक ही आप डायरेक्शन को रखो, क्या, क्लॉकवाइज। तो यहां पर हमने क्लॉकवाइज रख लिया, ये ए रख लिया, यहां पर भी बी रख लिया, यहां पर भी सी। देखो एक कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू फ्लो है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, क्लोज्ड फिगर का ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों रिजल्ट जीरो के बराबर होता है। ये तीनों रिजल्ट जीरो के बराबर होता है। अच्छा सर, तो यहां पे अगर मैं a प्लस बी की बात करूं, तो माइनस का सी है, तो a प्लस बी। अब इस माइनस के सी को यहां देख लो, माइनस के सी ये है ना, तो माइनस का सी का मतलब क्या हुआ, अब डायरेक्शन इसका क्या हो गया, यूं हो गया ना। पहले ये सी था, अब माइनस के सी की बात करें तो ये माइनस का सी हो गया, ये डायरेक्शन हो गया इसका। सी का पहले ये डायरेक्शन था, माइनस लगा दिया तो अब ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन ये हो गया। तो यहां पे आप इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हो, ए का मतलब हो गया बी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल्स टू, अब यहां पर सी भी नहीं होगा, अब यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा बी सी वेक्टर। ये लाइन लिखने का कोई जरूरत नहीं, तो डबल आ गया। नेक्स्ट, सेक्शन फॉर्मूला देखो क्या है। सेक्शन फॉर्मूला में यहां पे हमने ए और बी कोई दो वेक्टर्स माना है और इसको कोई तीसरा वेक्टर सी n/n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो फाइनली अगर मैं इसको आर वेक्टर मान लूं तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना हो, यानी कि आर वेक्टर फाइंड करना हो आपको, तो ये क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर ओवर m प्लस n। ये किसके लिए, इंटरनली जब आप इंटरनली रेशियो में डिवाइड करते हो इसको, तो कुछ ये फॉर्मूला आपके सामने आता है। अगर मैं इसको एक्सटर्नली करूं, जैसे सपोज हमारे पास ये पॉइंट सी यहां नहीं यहां आ जाए, कुछ इस तरीके से सी आ जाए, ये वाला, ये आर वेक्टर अगर हो जाए, तो एक्सटर्नली के लिए आर वेक्टर इक्वल्स टू एम बी वेक्टर माइनस ऑफ एन ए वेक्टर ओवर एम माइनस एन हो जाएगा। ये किसके लिए, एक्सटर्नली। और जस्ट इसके बीच में अगर हो, इस दोनों के जस्ट बीच में अगर होता है मिड पॉइंट के लिए, उसके लिए आर वेक्टर हो जाएगा। तो सिंपल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2, ये होगा मिड पॉइंट के लिए। नेक्स्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। A vector dot B vector that equals to A vector magnitude B vector magnitude cos of theta, where theta will be the angle between A and B. इसको ऐसे भी लिखा जाता है, A vector dot B vector equals to AB cos theta। नाम है इसका स्केलर, तो इससे जो रिजल्ट भी बनेगा वह एक स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी कि ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो
ए बी और कॉस थीटा ये तीनों के तीनों का प्रोडक्ट यहां पर स्केलर है, एक सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, राइट। अब यहां से अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा की वैल्यू, इसकी दोनों के बीच का एंगल की बात करूं अगर मैं, तो कॉस थीटा हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये कॉस थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाएगा। अब यहां पर ये देखना है, केस फर्स्ट इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो उस केस में ए डॉट बी दैट इक्वल्स टू जीरो, ए डॉट बी दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो जीरो के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर ए डॉट बी अगर जीरो के बराबर है, वो जीरो, ए डॉट बी अगर जीरो के बराबर है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होना है। देखो कॉस थीटा कॉस 90 की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू ए बी जीरो, रिजल्ट ए बी क्या होगा, जीरो के बराबर। केस टू इफ ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, इन दैट केस ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये तो आपको पता ही है, ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा अगर वो पैरेलल हो तो। पैरेलल और कॉलिनियर का दोनों का मैंने केस बताया था, आपको याद करो। ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, मतलब आप ये भी कह सकते हो इसके जो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे अगर इसका एक्स वाई जेड का कंपोनेंट्स मैं यहां पर लिख दूं a1 b1 a1i प्लस b1j प्लस c1k, और इसका कंपोनेंट लिख दूं a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। इस केस में रिजल्ट आपका सामने आ जाएगा। और 90 डिग्री वाला केस में, इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं यहां लिख देता हूं, इस केस में क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये रिजल्ट आपस में इसे बराबर आ जाएगा। राइट ऑन इट। नेक्स्ट वेक्टर कंपोनेंट्स के अंदर आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, इसकी वैल्यू जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर और के वेक्टर डॉट के वेक्टर, मतलब कि तीनों यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट है आपस में, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होता है। कैसे देखते हैं, सपोज ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, मैं सिर्फ इस आई का समझा देता हूं आपको, ये आई कैप है और इस दोनों के बीच में आई कैप अपने आप के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये आप जानते हो अच्छे तरीके से। तो अगर मैं यहां पर आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर की बात करूं तो आई वेक्टर कैप मैग्नीट्यूड, आई वेक्टर अगेन मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, और जानते हो आप ये 1 और ये भी 1, फाइनली आई डॉट आई ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मतलब इस तरह से या जे डॉट जे भी 1 के बराबर होगा, इस तरह से के डॉट के भी 1 के बराबर होगा। बट अगर मैं आई डॉट जे की बात कर लूं या आई डॉट के की बात कर लूं तो सर इसके साथ क्या होगा, देखो, तो आई डॉट जे की बात करें अगर, तो आई जे और यहां पर कॉस 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, आपको पता होना चाहिए ये चीज। आई जे के, ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स का मतलब यही हो गया कि तीनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहां पर पहले मैं आई जे की बात कर लेता हूं, तो आई जे आपस में है 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर। फाइनली आप इसको लिख सकते हो आई डॉट जे, यहां पे आई वेक्टर जे वेक्टर और कॉस 90 डिग्री, ये दोनों तो 1 है, बट इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई आई और जे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। इस तरीके से आई डॉट जे, ये रिजल्ट किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो इस तरह से आई जे के और के आई जो भी होगा, आई जे इक्वल्स टू जे के इक्वल्स टू के आई, ये रिजल्ट आपस में किसके बराबर है,
0 के बराबर है। डन। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये फाइंड करना है आपको। तो देखो यहां पे हमने ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर मान लिया और इसके बीच का एंगल हमने यहां पर थीटा एज्यूम किया है। तो यहां से आपको ओ ए, अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करूं तो ये तो आप जानते हो कि ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। अगर मैं यहां पर इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ए ओ ए बी एम, सॉरी ओ एम, इसमें अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो इसे अगर बेस मान के मैं कॉस थीटा निकालूं तो क्या रिजल्ट आएगा, ओ एम बाय ये ओ ए मतलब ए, तो ओ एम क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो देखो यहां पे ए बी इक्वल्स टू, यहां पे देखो ओ एम की जगह पर ए कॉस थीटा अपन लिख सकते हैं इसको। तो बी इंटू ओ एम, तो ओ एम जो होगा वही आपका प्रोजेक्शन कहलाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर बी, और बी को अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। यही इसका क्या है, प्रोजेक्शन है। देखो एक्चुअली जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है पहले आप समझो। कोई भी वेक्टर हो, मान लो ये वेक्टर है, अगर इसका इससे प्रोजेक्शन निकालना है तो इसके दोनों एंड से आप परपेंडिकुलर डालो। यहां से तो ये तो यहां पे मिला हुआ ही है, सिर्फ यहां से परपेंडिकुलर डालो और वो जो डिस्टेंस बनेगा ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वही उसका प्रोजेक्शन कहलाएगा, इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा इसके रिस्पेक्ट में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन। तो वेक्टर प्रोजेक्शन देखो है क्या चीज, यहां पर स्केलर प्रोजेक्शन में स्केलर क्वांटिटी आपको मिला वहां पे, वेक्टर प्रोजेक्शन में यहां पर वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, यानी कि डायरेक्शन भी होगा उसके साथ और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पे वेक्टर पोजीशन निकालना हो तो बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है पहले वो फाइंड करो। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में रहता है कि कोई भी एक वेक्टर दे रखा है, उसके रिस्पेक्ट में आप यूनिट वेक्टर निकालो। तो आप क्या करते हो, और बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकाल देते हैं। या क्वेश्चन ऐसा दे दे आपको कि एक वेक्टर ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में आप कोई वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, मैग्नीट्यूड 3 हो, मैग्नीट्यूड 2 हो, मैग्नीट्यूड m हो, तो वहां पे क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको फिर उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही कहानी मैं यहां पर करने जा रहा हूं। अगर मुझे ए का बी पर निकालना है मैग्नीट्यूड, सॉरी प्रोजेक्शन निकालना है, वो भी वेक्टर प्रोजेक्शन, तो बी का पहले यूनिट वेक्टर तैयार कर लो। तो बी का यूनिट वेक्टर क्या है, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये इसका क्या है, बी का यूनिट वेक्टर है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके स्केलर प्रोजेक्शन से। तो स्केलर प्रोजेक्शन क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर बी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। A vector dot B vector into of B vector over B vector magnitude square, ये आपका वेक्टर प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का बी पे। अगर बी का ए पे निकालना हो तो बस उसको उल्टा कर देना, बी का ए पे निकालना हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू ए वेक्टर। चाहे स्केलर निकालना हो चाहे वेक्टर निकालना हो, प्रोजेक्शन इसी तरीके से फाइंड करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और मोर वेक्टर्स। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे किसी भी दो वेक्टर्स का। क्रॉस प्रोडक्ट कहते हो या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो रिजल्ट बनेगा वो वेक्टर के फॉर्म में बनेगा। जैसे इससे पहले था डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में जो भी रिजल्ट आता था वो डॉट के फॉर्म में होता था। यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो भी रिजल्ट बनेगा वो आपका वेक्टर फॉर्म में होगा। तो देखते हैं यहां पर इस दोनों के बीच में एंगल हमने थीटा एज्यूम कर लिया और ए वेक्टर और बी वेक्टर यहां पर है। यहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात करें अगर तो सेम प्रोसीजर वही है, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, बट यहां पे हो जाएगा साइन थीटा और एक एन कैप आ जाएगा जो यहां से यहां तक इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका क्या है, ये है इसका डायरेक्शन।
ये इसका डायरेक्शन है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। अब ये डायरेक्शन कैसा होता है ये देखते हैं। तो बेटा यहां पे जब भी ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो उसका डायरेक्शन अगर बताना हो तो ए और बी दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा, कोई भी दो वेक्टर्स हैं अगर, और उस दोनों वेक्टर्स पे कोई तीसरा वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है जो ए पे भी और बी पे भी दोनों पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वही उसका क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहलाता है, ए क्रॉस बी का वेक्टर कहलाता है। तो ए क्रॉस बी क्या चीज है, एक परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर्स हैं जो ए और बी दोनों पर क्या है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। तो अब देखो यहां पे अगर मुझे साइन थीटा एंगल फाइंड करना हो तो साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड पहले लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड कर देना बाय ए वेक्टर बी वेक्टर। फिर से कहानी वही, केस बनाओ। तो केस अगर साइन थीटा की वैल्यू यहां पर, अगर केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ध्यान देना पैरेलल अगर है ए वेक्टर बी वेक्टर के, तो उस केस में क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 के बराबर आ जाएगा, 0 वेक्टर के बराबर, सॉरी ध्यान से, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यहां पर 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। क्यों, रीजन ये है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, और साइन 0 की वैल्यू यहां पर 0 होती है। इसलिए अगर 90 डिग्री एंगल हो, केस 2, तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो, तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने लगे तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को भूल जाओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 के बराबर। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी दो वेक्टर का, मैं ये निकाल करके डॉट प्रोडक्ट, अगर वो 0 आ रहा हो तो वो क्या होगा, डायरेक्टली वहां से 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं। अब यहां पर ए डॉट बी तो बिल्कुल इजी था, आई वाले के साथ आई को मल्टीप्लाई कर देता था, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ। लेकिन ए क्रॉस बी ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके क्या तरीका है फाइंड करने का, ये देखो पहले। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक साइकिल बना दूं, आई जे और के, इसमें हमने एक एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव किया है, और आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये जो रिजल्ट है आई जे के जे, सॉरी एक मिनट, आई जे ये के बराबर हो जाएगा, और के आई ये जे के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जस्ट इसके आगे वाला वो रिजल्ट शो होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ इसके आगे वाला, अगर जे और के शो हो रहा है, अगर जे क्रॉस के है तो इसके जस्ट आगे वाला जे और के क्या हो जाएगा, आई। अब चूंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें अगर आप जैसे वहां ए डॉट बी अगर है, ए डॉट बी तो बी डॉट ए, दोनों आपस में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में काफी डिफरेंस हो जाता है दोनों में। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो कि जैसे मान लो हमने इस रिजल्ट को लिखना है तो जे पहले लिख दिया, क्रॉस आई लिख दिया, तो बेटा ये माइनस के बराबर हो जाएगा। इस चीज को समझना है यहां पर, क्योंकि डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन में ऑपोजिट कर दूं तो वेक्टर क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव वेक्टर से ये आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो यहां पर वही काम हुआ है, हमने डायरेक्शन को नेगेटिव, डायरेक्शन को चेंज किया है तो वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखना है आई क्रॉस आई, अगर मैं आई क्रॉस आई की बात करूं, जे क्रॉस जे की बात करूं, के क्रॉस के की बात करूं, तो दोनों वेक्टर आप देखो गौर से, आई आई जे जे के कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो एंगल फॉर्म करेगा 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री अपने आप के साथ। तो जब ये 0 0 फॉर्म कर रहा है तो आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से, अगर ये 0 0 फॉर्म कर रहा है तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है, राइट।
देखते हैं अब ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, बेहतर तरीके से आप समझोगे। डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है, देखो अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो फटाफट आई जे और के लिखेंगे और उसके नीचे जो ए का कंपोनेंट्स है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का 2 3 1 लिख दो और बी के लिए बी का जो कंपोनेंट है 1 माइनस 2 1 लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। आई जे के में जो फॉर्म बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा, ए क्रॉस बी कहलाएगा। तो क्या होगा बताओ, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, दिस कैंसिल आउट, तो कितना होगा 3 प्लस का 2 5 आई। फिर उसके बाद जे के लिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो माइनस का जे 1 जे, क्योंकि पहला प्लस दूसरा माइनस। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी एक्सपेंडिंग अलोंग R1, आई एम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 अगेन के, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, -4 -3 यू नो वेरी वेल, -4 -3 -7, तो माइनस ऑफ 7 टाइम्स ऑफ के, दैट्स इट। इस तरीके से आप यहां पर किसी भी वेक्टर को फाइंड करोगे। ए क्रॉस बी फाइंड करना हो कुछ इस तरीके से क्रॉस बी फाइंड करोगे। राइट ऑन इट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैराग्राम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है इससे भी क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर फाइंड करना हो आपको वेक्टर मेथड से, तो इसके लिए दो एडसेंट साइड आपको होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स कंटिन्यू एडसेंट ही होता है। ये दो ट्रायंगल, ये देखो, ये दोनों साइड्स की बात करें अगर मैं यहां पर करूं तो ए बी और ए सी, तो यहां पे आपने क्या करना है, 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी क्रॉस ऑफ ए सी कर देना है। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। अब देखो एरिया ऑफ पैराग्राम की बात कर लेते हैं। पैराग्राम में ए बी सी डी सपोज हमारे पास ये है, तो एरिया ऑफ पैराग्राम में क्या होगा, सिंपल है, ए बी दैट क्रॉस ए डी, और फाइंड करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है, यह भी ध्यान रखना है। सिर्फ ए बी, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के छोड़ना नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है एट लास्ट। नेगेटिव रिजल्ट नहीं आना चाहिए, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। चलो देखो, अब कभी ऐसा हो कि इसका डायगोनल दिया हुआ हो, पैराग्राम का साइड ना देकर के इसका डायगोनल दिया हुआ D1 और D2, D1 वेक्टर और D2 वेक्टर। तो इफ diagonals are given, then area of parallelogram 1/2 times of D1 cross D2. Write down it. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है आपस में, दोनों दो चीज है, तो रिलेशन भी होना चाहिए कुछ। देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है। तो देखो यहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा इंटू एन कैप, ये आप जानते हो अच्छे तरीके से। अगर मैं दोनों ओर मैग्नीट्यूड लूं तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड लेने के बाद स्क्वायर भी कर देता हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो 1 होगा, स्क्वायर करो 1 ही रहेगा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनली इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखते हैं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस, क्या इसको ऐसे लिखा सकता है, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर एक साथ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा इसका, ये देखो आप, ये किसके बराबर है, ये ए डॉट बी के बराबर है। तो ये जो रिजल्ट बन गया वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर
माइनस ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर। हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, वेक्टर के बारे में कुछ समझा, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा। अब यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, टू वेक्टर्स को हमने डॉट किया था, उससे रिजल्ट स्केलर आया था। टू वेक्टर को हमने क्रॉस किया था तो उससे रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी में आया था। अब यहां थ्री वेक्टर्स हैं, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं इसको, इसलिए क्योंकि नाम से तो पता चल गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, बट कैसे? तो यहां पर डॉट और क्रॉस दोनों में मिला हुआ एक प्रोडक्ट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये कैसे? तो देखो यहां बी और क्रॉस सी से इससे रिजल्ट क्या आएगा? एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और उससे अगर मैं डॉट कर दूं फिर ए से, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? फिर स्केलर बन जाएगा। वही चीज है सेम। तो अगर मैं ए वेक्टर को लिख दूं a1i प्लस b1j प्लस c1k, बी वेक्टर को लिख दूं a2i प्लस b2j प्लस c2k, और सी वेक्टर को लिख दूं a3i प्लस b3j प्लस c3k। तो अब तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पर चाहे आप एग्जांपल ले लो, मैंने एक थ्योरेटिकल फॉर्म दिया इसको। तो क्या करना होगा? सबसे पहले कह रहा है कि बी क्रॉस सी कर लो आप। तो बी क्रॉस सी कैसे करेंगे? आई जे के के फॉर्म में करेंगे ना। देखो जरा ध्यान देना, यहां पे अगर मैं बी क्रॉस सी फाइंड कर लूं आपसे, अगर मैं बी क्रॉस सी फाइंड कर लूं तो वो कैसे होगा? आई जे और के हो जाएगा, और यहां पर बी की वैल्यू a2 b2 c2 a3 b3 c3 हो जाएगा। ये हमने बी क्रॉस सी फाइंड किया। अब बी क्रॉस सी के बाद हमने यहां पर ए के साथ उसको डॉट कर देना है, ए के साथ बी क्रॉस सी को डॉट कर देना है। तो ए का जो क्वांटिटी है आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला जे के साथ, और के वाला फिर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट बना वो डिटर्मिनेंट में a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हो गया। अब ये एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। डिटर्मिनेंट में जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही इसको सॉल्व कर लो, जो रिजल्ट आएगा वही होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर, यानी कि कोई एक स्केलर क्वांटिटी होगी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। यहां पर डॉट और क्रॉस को आप इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब पहले यहां पर क्या था? ए डॉट बी क्रॉस सी। अब आपको यहां पर ए हमने क्या कहा? ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो अब इसको आप क्या करो? इस क्रॉस को डॉट की जगह, डॉट को क्रॉस की जगह पर लिख सकते हो आप। तो इससे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है। अब देखो यहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, सॉरी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर विदाउट कॉमा, ए बी सी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अब इसको जब आप साइक्लिक ऑर्डर में लिखोगे, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? ए बी सी है, अगर ए बी सी तो फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, all are equal in cyclic order. साइक्लिक ऑर्डर के अंदर ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर अगर चेंज हो गया, अगर मैंने ये लिख दिया ए डॉट ए बी सी डॉट नहीं है ए बी सी, और इसको हमने ये कर दिया ए सी बी, तो बेटा ये बराबर नहीं होगा, दैट नॉट इक्वल टू बराबर, ये दैट नॉट इक्वल टू इक्वल, यानी कि यहां पे इक्वल आप नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। राइट। अब यहां पर देखो, इसमें जो एक टॉपिक और है,
कहते हैं कि कोई भी प्लेन्स आपस में, वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर कब होते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, इफ, इसको मिटा देता हूं, फिर कोप्लेनर का समझाता हूं। कोई भी थ्री वेक्टर्स है यदि, तो वो कोप्लेनर कैसे होगा। कोप्लेनर बताने के लिए आपने क्या कर लेना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसको 0 के बराबर कर देना है। अगर वो 0 आ रहा है तो वो कोप्लेनर हो गए। ध्यान से देख लो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोप्लेनर अगर बताना हो किसी भी थ्री वेक्टर्स का, तो आपने क्या कर लेना है, उस वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि ये 0 के बराबर होगा कौन, ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो समझना वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं है। अगर 4 पॉइंट्स दे रखे हो, सपोज हमारे पास ये प्लेन दे रखा है और इस प्लेन के अंदर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4, और इसको कहे कि ये कोप्लेनर बताओ है ए बी सी डी, तो कैसे बताओगे। आपने क्या कर लेना है, पहले पीबी निकालना है, ए बी, ए सी और ए डी, 4 पॉइंट्स। इफ 4 वेक्टर्स आर गिवन, अगर 4 वेक्टर्स गिवन है, इसका आपको पोजीशन वेक्टर निकाल लेना है। सबसे पहले ए बी निकाल लेना है, फिर ए सी निकाल लेना है, फिर ए डी निकाल लेना है। तब जाकर के आप इसको आसानी से कोप्लेनर प्रूव कर सकते हो। कैसे, तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, अगर ये 0 आ रहा हो तो आप कह देना कि ये आपस में क्या है, कोप्लेनर है, अदरवाइज ये कोप्लेनर नहीं है। इस तरीके से हमने आपको ये वेक्टर कंप्लीट करने की कोशिश करी है। जो भी इसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि मान लो मैं यहां इसकी बात करूं तो ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन मुझे आपको यहां पे कोप्लेनर बताना है यदि, तो कोप्लेनर के लिए तो पहले तो आपको इसका डायरेक्शन निकालना होगा, इसका डायरेक्शन निकालना होगा और इसका डायरेक्शन निकालना होगा। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक आप इसको कोप्लेनर नहीं बता सकते। ठीक है, इस तरह से ये कोप्लेनर आप फाइंड करो। ये इसका लास्ट टॉपिक था ऑलमोस्ट। तो वेक्टर आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।